तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 100 जो अध्याय 4 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, साधारण अपवाद, जिसमें हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा था 96 से लेकर 106 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो आज हम देखेंगे धारा 100 जो बताता है आपका शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कैद करने पर कब होता है। तो जब भी आपके साथ जब आपको कभी किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करना हो, तो उसका प्रयोग जब वो करेगा तो उसका विस्तार, कि आप अपनी शक्ति का विस्तार, जो अधिकार का विस्तार कितना कर सकते हैं कि सामने वाले जो आपके ऊपर हमला कर रहा है या उसका कोई ऐसी आशंका है या संभावना है, तो उसकी क्या आप हत्या भी कारित कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के इसमें 7 प्रकार की चीजों को दिया गया है, जो आपको बताता है कि आप कैसे उन हमलों के बारे में जिस पर आप क्या है मृत्यु कारित करने तक का आपका अधिकार होगा। तो पहला है कि यदि जब आप पर कोई ऐसा हमला हो जिससे आपकी मृत्यु कारित हो सके, या आपकी मृत्यु होने की संभावना हो, या उसके हमले से आपको ऐसा लगे कि उसका आशय पता चल जाए। दूसरा है कि आपको घोर उपति, दूसरा आपका है कि घोर उपति जैसी आशंका हो, कि उसके हमले से आपको ऐसा लगे कि अब घोर उपति आपकी हो सकती है। घोर उपति के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है कि आपके हाथ टूट सकता है, आपका पैर टूट सकता है, आपकी आंखें जा सकती है, आपके नाक टूट सकता है, या आपको शरीर में कुछ इस प्रकार का घाव होगा जो आपको मृत्यु की तरफ पहुंचा दे। तो ये चीजें क्या होगी, आपकी घोर उपति होगी। तो जब आपके ऊपर मृत्यु की आशंका बनी रहे, या मृत्यु कारित करने की जैसा हमला हो, या घोर उपति करने जैसा हमला हो, तो उस हमले के बचाव के तौर पे आप क्या कर सकते हो, अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अगर आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित भी कर देंगे, तो भी आप क्या होगा, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, या वो उसके लिए आपको बचाव के तौर पर आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा आपका बताया गया है बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। जब कभी कोई बलात्कार करने के आशय से कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर हमला करता है, या किसी प्रकार का वो यौन हमला करने का या यौन अपराध करने का प्रयास करता है, तो उसमें आपको क्या है कि आपको मृत्यु कारित करने तक का अधिकार हो सकता है उस व्यक्ति के। फिर चौथा बताया प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। ठीक है। प्रकृति विरुद्ध अर्थात अप्राकृतिक जो अपराध होते हैं उसके संबंध में इन बातों को बताया गया है। जो काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को उस हमले के बचाव के तौर पर उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। पांचवा बताया है कि व्यपहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, व्यपहरण अपहरण को। इसमें क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति के बगैर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है। तो ये व्यपहरण की चीजें हैं। वहीं अपहरण जब उसके जो बालक की उम्र 18 वर्ष से कम हो, ठीक है, वो मेजर ना हो मीन्स, और उसको आप उसके संरक्षक के सम्मति के बिना उसको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान लेते हैं, ठीक है, बस ले जाए या किसी कारण ले जाए, वहां क्या जो अपराध होता है व्यपहरण या अपहरण की चीजों में आता है। तो आपके ऊपर अगर व्यपहरण या अपहरण के आशय से कोई हमला हो रहा है, तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, आपको सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। फिर छठवां बताया है कि इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थिति में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे निश्चित रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसमें यह है कि आपको कोई सदोष परिरोध रखे, सदोष अर्थात आपको बिना दोष के आपको क्या कर दिया, रोक रहा है ना। और उसमें क्या है, आपको ऐसी आशंका हो कि आपको उसे छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त आप नहीं कर सकते हो। आपको इतनी सिचुएशन समझ आ गई है कि मेरे को ये जबरदस्ती मेरे को कैद कर रहा है या रोक रहा है इस स्थान पे, और के लिए आप किसी अन्य व्यक्ति की सहायता भी नहीं ले पा रहे हैं, और उसमें लोक प्राधिकारी की भी सहायता नहीं ले पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने बचाव के तौर पे उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। फिर जो आपका 7वां पॉइंट है, जो इसमें नहीं दिया है डिस्प्ले में आप लोग का, आप सुनते जाइएगा। 7वां जो है आपका दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 2 द्वारा इसको अंतर स्थापित किया गया है। तो उसमें एक जो नवीन मामला या नवीन अपराध के तौर पे जो आगे आ रहा है, उस मामले में इस चीज को जोड़ा गया। तो वो था आपका अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना।
जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपति कारित होगी। तो जो अम्ल एसिड अटैक जैसी चीजें होती है जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अम्ल से हमला करने का प्रयास कर रहा है, या आपको ऐसी आशंका हो जाए कि इस प्रकार का अम्ल हमला आप पे हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसके बचाव के तौर पे आप सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो जो धारा 100 है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब हो सकता है, उन चीजों को बताया जो 7 प्रकार की हैं आपका। पहला, जब मृत्यु की आशंका हो। दूसरा, घोर उपस्थिति हो। तीसरा, आपका बलात्कार करने का आशय हो। चौथा, आपका अप्राकृतिक अपराध करने का हो। पांचवा, व्यभिचार या अपहरण हो। छठवां, आपका ऐसा हमला हो जिससे आपको सदोष परिरोध किया जाए। और सातवां, आपका अम्ल फेंकने या देने का कृत्य के मामले में। तो इसमें आपको लगता है कि कुछ चीजें समझ आ गई हुई। थोड़ा सा हम अन्य बातों को देखेंगे कुछ केस के माध्यम से। तो एक जो आपका तीसरा पॉइंट है, पूर्व में दो जो पहले और दूसरे के बारे में हमने चर्चा कर ली थी थोड़ी सी। हम तीसरे के देखते हैं कि बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। तो इसमें मामले को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं जिससे आपको इस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में बातें समझ आएंगी। ठीक है, तो एक केस था नाहर सिंह वर्सेस राज्य का, पंजाब राज्य का मामला था। नाहर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, ये आपका 1969 का मामला है। तो इस मामले में क्या हुआ कि अभियुक्त ने अपनी साली पर किए गए बलात्कार के हमले को बचाने के लिए मृतक को गंभीर चोट पहुंचाई, और उस चोटों के परिणाम स्वरूप क्या उसकी जो मृतक था उसकी मृत्यु हो गई। तो न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जो मृतक के द्वारा किया गया हमला बलात्कार के आशय से था, और अभियुक्त के द्वारा जो उसके हमले के बचाव के लिए जो कार्य किया गया था उस कार्य के परिणाम स्वरूप मृतक की मौत हो गई। ठीक है, तो वह जो था वो धारा 100 के तहत निजी प्रतिरक्षा के लिए बचाव जो था वो मान्य रूप से था और वो युक्तियुक्त था। ठीक है, उसी प्रकार एक और मामला था प्रकाश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य का। ये आपका 1991 का मामला है। तो इस मामले में भी ये मामला भी आपका जो धारा 100 है उसके तीसरे उपखंड से संबंधित है कि बलात्कार करने के आशय से किया गया हमले के संबंध में। तो इस मामले में हुआ क्या कि रात के 8:30 बजे 8:30-9 बजे के आसपास एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्रकाश चंद्र, और उसका बड़ा भाई राधे लाल। वो दोनों अपने घर में थे और वहां पे भोजन कर रहे थे। उसी समय क्या है, जो अन्य व्यक्ति थे जो थे, जिसमें तीन अन्य व्यक्ति थे वो घर के बाहर थे। उसमें गिरवर, शंभू और धन सिंह नाम के 3 व्यक्ति। उन्होंने क्या किया, दरवाजा खटखटाया, और जब उसके जब जो जो वहां घर के अंदर मौजूद थे तो उनकी पत्नियों ने जाके दरवाजा खोला। तो उसमें से जो व्यक्ति जो बाहर से आए थे उन्होंने उसकी पत्नी का ये क्या बोलते हैं, बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए घर से बाहर लेके गए। ठीक है, तो इस पर वो महिला चीखी, जिसके लिए क्या उसके जो पति और उसके जो देवर थे जो अंदर घर में बैठ के भोजन कर रहे थे वो दौड़ते हुए बाहर आए, और उन दोनों के बीच क्या हुआ, थोड़ी सी नोक-झोंक हुई, लड़ाई होना शुरू हो गया। और जो ये जो घर के व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, जो 3 व्यक्ति आए थे उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ के वहीं पे जो उन लोग थे जो महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के प्रयास कर रहे थे, तो उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ के वहीं पे चोट कारित की जिससे क्या उसकी मौत हो गई, और 2 लोग वहां से भाग गए। तो बाद में ये मामला जब गया कि उस व्यक्ति की मौत से संबंधित, तो कोर्ट ने कहा कि उनका जो कार्य था वो धारा 100 के तीसरे बलात्कार करने के आशय से किए गए हमले के उपयुक्त था, और उनके द्वारा जो किया गया कार्य था वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का कार्य था, और इसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। इसलिए उनको यह बचाव प्रदान किया गया। और इसके साथ एक बात ये कही गई कि कोई भी महिला के ऊपर, ठीक है, कोई महिला है उसके साथ अगर बलात्कार करने जैसे आशय से कोई हमला कर रहा है और उस समय उसके घर पे या वहां पे मौजूद कोई अन्य व्यक्ति जो हो, चाहे वो उसका रिलेटिव हो सकता है, मतलब उसके साथ, मतलब उसके संबंधित हो सकता है, या फिर कोई दूर का व्यक्ति भी हो सकता है, अगर उस महिला को बचाने के प्रयास में वह अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है तो वह उसको धारा 100 का बचाव पूरी तरह से प्रदान किया जाएगा। समझ आ गई होगी ये चीजें आपको। सर फर्स्ट केस समझ नहीं आया, एक बार और। नाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला।
देखिए ये ऐसा है, धारा जो 100 के जो तीसरा खंड है वो आपका बलात्कार करने से आशय से किया गया हमले के बारे में। यदि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे कोई अन्य व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो किसी महिला का बलात्कार करने के आशय से उस पर हमला करता है, उसको पकड़ के, यदि जैसे एक रास्ते से क्या है, रास्ते से कोई किसी लड़की को उठा लेता है, तो उसका जो आशा है वो कुछ कहीं ना कहीं गलत ही होगा। तो उस संबंध में अगर आप उसकी मृत्यु कारित कर दे, जो अन्य व्यक्ति उस चीज को देखते हुए वो देख रहा है कि ऐसी चीजें हो रही है, और वह उस औरत के बचाव के लिए अगर उस जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो हमलावर हैं, उन पर उनकी अगर हत्या भी कर देता है, तो उनको क्या होगा, वो यहाँ पे 100 का जो धारा 100 है उसका बचाव मिल जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होगा। और उसका जो तीसरा उपखंड है वो बताता है कि बलात्कार करने से आशय से किया गया हमला होगा, तब वो सामने आप क्या बोलते हैं, अपने प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब समझ आया? जी सर। फिर जो आपकी जो चौथा उपखंड है वो आपका बताता है प्राकृति विरोधी काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। ठीक है, तो ये उन अप्राकृतिक अपराधों के बारे में बताता है जो आपकी भारतीय दंड संहिता की धारा 397 में दी गई। अब अप्राकृतिक अपराधों के तौर पे वो हो सकता है जो प्राकृतिक तौर पे से मान्य नहीं है, या ऐसे अपराध जो प्रकृति के अनुरूप नहीं है। कोई भी जो गलत काम जो हम लोग बात करते हैं वो चीजें इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति में कोई ऐसा प्रयास करता है कि वह अप्राकृतिक अपराध करने का प्रयास करता है, किसके लिए, अपनी काम तृष्णा की पूर्ति के लिए, जो उसकी काम वासनाएं होती है उसकी तृप्ति के आशय से अगर वैसा हमला करता है, तो उस पर क्या है कि जो भी व्यक्ति पर वैसा हमला कर रहा है, तो उसके बचाव के तौर पे, या वह खुद स्वयं व्यक्ति जिस पर ऐसा हमला होने वाला है, वो अपने बचाव के तौर पे सामने वाले की मृत्यु का कर देगा, तो उसको धारा 100 का बचाव पूरी तरह मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो पांचवा है व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमले के बारे में बताता है। तो ये जो व्यपहरण और अपहरण के बारे में बताया था कि किसी भी व्यक्ति को उसके सम्मति के बिना बलपूर्वक उठाकर ले जा लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा लेना। ठीक है, चाहे अगर वो बालक है तो उसका अपहरण होगा, कोई मेजर है तो उसका व्यपहरण होगा। ठीक है, तो उसको देश में कहीं भी, देश के बाहर ले जाना या कहीं भी ले जाना, तो उसमें क्या है, उसकी सम्मति के बगैर होना चाहिए और वो बलपूर्वक होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें होगी तो वह व्यपहरण आएगा। और यदि किसी का व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से उस पर कोई हमला किया जाता है, तो उसके बचाव के तौर पे वह उसकी मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एक मामले को हम लोग देखते हैं कि दरोगा लोहार बनाम सम्राट का मामला था। ये आपका 1930 का बहुत पुराना मामला था। इसमें जो एक अभियुक्त था, जो अभियुक्त को साहूकार का कर्ज चुकाना था, एक व्यक्ति था जो अभियुक्त के तौर पे है हमारे पास। ठीक है, उसके पास क्या, साहूकार का कर्जा था। तो कर्जा वसूलने के लिए जो साहूकार था उसने क्या किया, उसने दो व्यक्तियों को, जो उसके भतीजे थे, उसको भेजा उस अभियुक्त के पास कि जाके उससे पैसा लेके आओ। और जो उसके दो भतीजे जो गए पैसा लेने के लिए, उन्होंने क्या पकड़ा, एक लाठी लेके गया था, एक कृपाण लेके गया था। और उन्होंने क्या, अभियुक्त से मिलते हैं और अभियुक्त से कहते हैं कि उसके साथ वो साहूकार के पास चले। तो साहूकार बोलता है, जो अभियुक्त होता है वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, उससे इनकार कर देता है। और उन्होंने तो वो क्या करते हैं, फिर वो अभियुक्त को जबरदस्ती पकड़ के खींचने शुरू कर देते हैं। तो उसको खींचने ले जाते हैं, तो फिर वो खींचते खींचते उसको लेके जाते रहते। तो रास्ते में जब आधे रास्ते पहुंचते तो क्या करता है, जो अभियुक्त होता है वो एक जो व्यक्ति होता है, जो दोनों में से, उसमें से एक के पेट में छुरा घोंप देता है, जिससे अगले दिन उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो यहाँ पे जो उसका कार्य था इस व्यक्ति का, तो वो कहता है कि मैंने मेरे व्यापारण या अपहरण करने के आशय से किए गए हमले के एवज में अपने शारीरिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक का लिया। तो कोर्ट कहती है कि आपको यहाँ पे 100 का बचाव नहीं मिल पाएगा, 100 के जो चौथा उपखंड है उसका भी बचाव आपको, तो उपखंड उसका बचाव नहीं मिल पाया।
क्योंकि यहाँ पे जो अपहरण और अपहरण की कंडीशन बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे जो अभियुक्त था वो क्या था, एक कर्जदार था। अब कर्जदार को उन्होंने बुलाने की कोशिश की, अब वह व्यक्ति नहीं आया, उसको पकड़ के ला रहे थे। तो यहाँ पे वह अपना कार्य सही तरह से कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वह जो उसको पकड़ के लाने वाले व्यक्तियों पर अगर वह हमला करता है तो वह उसकी प्रतिरक्षा के तहत नहीं आएगा। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे आप कोई व्यक्ति है, वो होता है और खाना खाने के बाद वो बिल नहीं देता है और भय लगता है। अगर उसको कोई अन्य व्यक्ति पकड़ कर अपना जो बिल वसूलने के लिए उस पर किसी प्रकार का कार्य कर, ठीक है, करके रख देते हैं, हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन में वो व्यक्ति नहीं बोल सकता कि इन्होंने मेरा अपहरण या अपहरण किया था, क्योंकि वहां पे उसका जो कार्य था वो खुद ही विधि विरुद्ध था। ठीक है, और विधि विरुद्ध कार्यों के लिए आपको कभी भी क्या नहीं मिल सकता है, संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। फिर आगे जो है आपका जो छठवां पॉइंट है वो बताता है आपका सदोष परिरोध के लिए हमला। तो यहाँ पे क्या है कि जब किसी व्यक्ति को यह युक्तियुक्त आशंका हो कि उसका सदोष परिरोध करने के लिए उस पर हमला किया जा रहा है और उसे लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध नहीं है, तो वह अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु तक कार्य कर सकता है। तो इसमें एक मामला था आपका रारू बनाम सम्राट का, जो आपका 1946 सिंध का मामला है। इसमें क्या होता है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा होता है और उसे गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति को वह चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर देता है और अपने बचाव में कहता है कि वह धारा 100 के खंड 6 की दलील प्रस्तुत करता है कि मैं जो मैंने उसको हमला किया वो अपने सदोष परिरोध के इससे बचाव के लिए किया। तो न्यायालय यह निर्णय देता है क्योंकि यहाँ जो अभियुक्त है वो लोक प्राधिकारी की सहायता के लिए उपलब्ध था, अतः उसका जो कृत्य है वो न्यायोचित था और वह ना तो धारा 100 के अधीन बचाव के रूप में स्वीकार किए जाने योग्य था। तो यहाँ पे जो आपकी जो मामला जो बनता है वो जो धारा 99 है उसमें लिखा गया है, केस का नाम है आपका रारू बनाम सम्राट 1946। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको जो 99 में क्या बताया कि लोक प्राधिकारी या लोक सेवक के निर्देशानुसार कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य करता है। ठीक है, तो उसके कार्य के प्रति अगर आप बोलेंगे, जैसे एक पुलिस वाला है, उसने क्या बोला एक अन्य व्यक्ति को, उसने देखा कि अरे जैसे एक पुलिस वाला है वो किसी व्यक्ति को तलाश कर रहा है, फरार व्यक्ति की। तो उन्होंने एक उसके एरिया के एक पान ठेले वाले को बोला कि यदि ये व्यक्ति आए तो इसको आप पकड़ के रखना। तो वह व्यक्ति, अगर वो पान ठेला वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को पकड़ के रखता है, तो यहाँ पे आप जो जिसको पकड़ा है वह व्यक्ति यह क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे को इन्होंने सदोष परिरोध में रखा था, क्योंकि यहाँ पे जो उसका कार्य उस पान ठेले वाले का, उसने किसी लोक अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य किया था। और इसमें जो फरार व्यक्ति अगर उस पान ठेले वाले की हत्या कर दे या उस पर कोई हमला कर दे, ठीक है, तो जो व्यक्ति ने हमला किया वह इसका बचाव नहीं ले सकता। समझ गए ना चीजों को। फिर आपका जो 7वां पॉइंट है वह बताता है अम्ल वर्षा या सर छठवा वाला नहीं समझ आ रहा है सर। हाँ ठीक है, फिर से बताते हैं। देखो छठवा वाला क्या है कि सदोष परिरोध। सदोष परिरोध क्या होता है कि बिना दोष के आप किसी स्थान में रखा जाए। ठीक है, तो सदोष परिरोध की स्थिति के बारे में बता रहा था। क्या लिखा है, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये भी देखो आपका जो किडनैपिंग और अपहरण वाली चीजें ना उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन सदोष परिरोध में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को एक ही स्थान पे रोक देंगे। जैसे आपके घर के बाहर आपको ताला लगा दिया जाए या आपके कमरे को ही ताला लगा दिया जाए, तो आप क्या होगा, उसी कमरे में रुक गए हैं और उससे बाहर नहीं जा सकते। अब ये क्या है, सदोष आपको बिना दोष के अगर ऐसा कार्य किया जा रहा है। ठीक है जी सर।
ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त है और उसका कार्य किया जा रहा है तो वो वैलिड है, लेकिन यहाँ पे आपका कोई दोस्त नहीं है, बिना मतलब कि आपको क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है, और उस समय आपको ऐसी आशंका है कि आप चाहे किसी लोक अधिकारी अर्थात अर्थात कोई लोक प्राधिकारी या पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते हैं। इस कंडीशन में है कि वहां किसी पुलिस को नहीं बुला सकते हैं, आपके पास ऐसा कोई साधन ही नहीं है जिससे आप उसको बुला सके। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो व्यक्ति ने आपको सदोष परिरोध में रखा है ना, उससे छूटने के उद्देश्य से आप उसकी हत्या कारित कर सकते हैं और उसमें आपको इसका बचाव मिल जाएगा। तो मैंने जो आपको मामला बताया था अभी पूर्व में कि कहाँ पे आपको ये कि दारू बना हुआ है जो सम्राट थे, तो इसमें वह व्यक्ति क्या कहता है कि मैंने उस व्यक्ति को उस व्यक्ति ने जो जिस व्यक्ति की उसने मृत्यु कारित की, तो वह व्यक्ति क्या था कि पुलिस के निर्देशानुसार कार्य कर रहा था और पुलिस के व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा था, और उस थाने ले जाने के दौरान जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया था उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसने उसको गिरफ्तार किया था। ठीक है, और वो यहाँ वो देता है कि उसने मेरा सदोष परिरोध किया था और उससे छूटने के उद्देश्य से मैंने ऐसा कार्य किया था, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति वो खुद क्या है, लोक प्राधिकारी के निर्देशानुसार कार्य कर रहा है, तो एक तरह से क्या वो लोक प्राधिकारी की कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो यहाँ पे वो पहली बात तो है कि वो सदोष परिरोध तो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सदोष परिरोध ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे जब वो सदोष परिरोध नहीं हुआ तो उसकी जो हत्या किया तो उसको जो धारा 100 है उसके छठे के तहत जो खंड 6 है उसके तहत उसको बचाव बिल्कुल नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे जो उसका कार्य होगा वो क्या हुआ, क्या बोलते हैं, आपराधिक मानव हत्या, जो हत्या की कोटि में नहीं आएगा, तो वो हुआ। अब समझ आया? जी सर। फिर आपका जो 7वां है जिसको 2013 में ऐड किया गया है, जो अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कायित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी। तो इसमें किन बातों को बताया गया है, अम्ल फेंकने से, जो एसिड अटैक है, तो वो एसिड अटैक की चीजें क्या है कि आपको ऐसा है कि अम्ल आपको किसी व्यक्ति को फेंकने का प्रयास कर रहा है या देने का प्रयास कर रहा है। देने का अर्थात जैसे नहीं, आपने एक मूवी देखे होगी जिसमें क्या होता है कि एक लड़का लड़की को डराते रहता है तो पीछे से दूसरा लड़का हुआ उसको एसिड देता है उसके हाथ में, तो इस तरह का कभी कृत्य हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि आपके पास ऐसा जो उसके हाथ में वो एसिड है, तो उसका परिणाम तो ये होगा ना कि अगर वो आपके शरीर पे कहीं भी पड़ेगा तो वो उसको जला देगा, जिससे आपको किसी या तो उससे आपकी जान भी जा सकती है या तो आपको घोर उपहति होने का आशंका तो होगी ही होगी, और यह आपको युक्तियुक्त आशंका होगी कि इसके हमले से आपका तो बचाव हो ही नहीं सकता। उस कंडीशन में अगर आप सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो आपको क्या होगा, जो धारा 100 है उसका बचाव मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक आपको? यस सर। ठीक है, तो जो धारा 100 है वो आपको पूरी तरह से ये समझ लीजिए कि जहां पे आपको मृत्यु की आशंका हो, घोर उपहति की आशंका हो, बलात्कार की आशंका हो, काम तृष्णा की आशय से कोई हमला करे, ठीक है, प्राकृतिक अपराध के तौर पे, व्यपहरण या अपहरण करने से, या आपको सदोष परिरोध में रखने के, या आपके ऊपर अम्ल वर्षा करने से, या सॉरी अम्ल हमला करने से, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हो। तो हमेशा ये याद रखना कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब होगा जब आप ये इन तरह की जब 7 कंडीशन आपके पास हो जाए, तब आप सामने वाले को बिना किसी संकोच के उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें जो परिस्थितियां बदलेगी तो आपको यह अधिकार नहीं होगा। तो उन अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, धारा 101 में जो बताता है कब ऐसे अधिकारों का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। तो 100 में हमने देखा था कि किन उन आधारों को बताया गया जिसमें क्या है, किसी व्यक्ति की मृत्यु आप कारित कर सकते हैं। अब दूसरा जो 101 है उसमें क्या बताया गया है कि उसका जो विस्तार है वो मृत्यु कारित करने से भिन्न, अर्थात आपको उसका जो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो किन आधारों पे आप क्या है कि उसकी मृत्यु कारित होने तक का हमला नहीं करोगे आप, लेकिन उससे भिन्न आप कोई भी हमला उस पर कर सकते हो। अर्थात यह है कि आपके ऊपर अगर कोई हमला हो रहा है तो आप उस हमले के बचाव के तौर पर उसकी मृत्यु नहीं करोगे, लेकिन उसके अलावा उससे कोई भी आप हानि कर सकते हो। आपकी जो भी हानि है उससे उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं
कि धारा 101 क्या कहती है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है, यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारणा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। तो ये क्या बता रहा है आपका कि पहली बात तो ये है कि कब आप पहले तो हमने 100 में देखा कि आप कब मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब 101 में क्या है कि आप कब मृत्यु कारित नहीं कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रकार की अपहानि कर सकते हो। वह अपहानि जो है वो मृत्यु से भिन्न होनी चाहिए, अर्थात आप सामने वाले का ऐसा हमला नहीं करेंगे प्रत्युत्तर में या प्रतिरक्षा के तौर पे कि सामने वाले की मृत्यु हो जाए, लेकिन उसने आप पर हमला किया तो उसके बचाव में आप कुछ ना कुछ करेंगे, तो वह बचाव के तौर पे आप कोई भी अपहानि कारित कर सकते हो, लेकिन वह अपहानि का जो स्वरूप है वह उसकी मृत्यु होने तक का नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये समझ आ जानी चाहिए। तो इसमें जो आपने इसमें लिखा गया यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, अर्थात जो ऊपर आपके 7 आधार बताए गए हैं उन आधार के तहत नहीं है या उनके तहत नहीं आ रही है चीजें, तब आपको यह 101 आपका लागू हो जाएगा। और यदि ये ऊपर की चीजें याद है लागू है तो आपका धारा 100 लागू हो जाएगा, तब आप मृत्यु कारित कर सकते हो। तो जब आपका अंतिम धारा में जो प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, अर्थात जो 7 हम लोग ने पढ़ा वो चीजें नहीं है, तब क्या होगा, आप उसकी मृत्यु ना करके कोई अन्य अपहानि कारित कर सकते हो। तो क्या लिखा है कि तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होगा, अर्थात ये है कि आप जो हमलावर है उसकी स्वयं के द्वारा स्वेच्छा जो परिभाषित किया गया पूर्व में, ठीक है, तो स्वेच्छा मृत्यु कारित नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते। किंतु जिस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। तो 99 में हमने क्या पढ़ा था कि आप अपहानि उतना ही कर सकते जितना उससे अधिक ना हो, लेकिन आपका यहाँ पे है कि आप केवल मृत्यु कारित नहीं करेंगे। अब मृत्यु कारित नहीं करेंगे तो उसके अलावा आप कोई भी अपहानि इसमें साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं आगे। तो शरीर के निजी प्रतिरक्षा के बचाव के संदर्भ में धारा जो 100 है तथा 101 है, दोनों को हम एक साथ समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो आपका 100 है वो मृत्यु कारित करने के लिए है और जो 101 है वो मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहानि कारित करने के लिए। अर्थात ये दोनों जो धाराएं हैं वो आपका किन चीजों को बताता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का अगर हमला हो रहा है तो आप अपने निजी प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, सामने वाले को कोई भी अपहानि कारित कर सकते हो। तो जो धारा 100 है उसके अगर 7 आधारों में से कोई अपराध है, ठीक है, या किसी भी इस प्रकार का उसका आशय है, तब तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो, लेकिन अगर वैसा आशय नहीं है तो आप धारा 100 के तहत कोई भी अपहानि कारित कर सकते हो जो मृत्यु कारित करने तक का नहीं होगा। जैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं, यदि कोई पुलिस का सिपाही सादे कपड़े में एक व्यक्ति को वैध रूप से गिरफ्तार करता है और वह व्यक्ति उस पुलिस अधिकारी को लुटेरा समझकर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करते हुए गंभीर रूप से आहत कर देता है, तो वह व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल को चोट पहुंचाने का दोषी होगा तथा उसे धारा 100 खंड 6 अथवा 101 के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि अत्यधिक बल के प्रयोग के कारण उसने धारा 99 की सीमा का उल्लंघन किया है, जो उसे धारा 101 के अधीन बचाव से वंचित करने के लिए पर्याप्त कारण है। तो इसमें एक मामले को देखते हैं, योगेंद्र मोरारजी बनाम गुजरात राज्य के मामले में। यह आपका 1980 का मामला था। तो इसमें क्या हुआ कि अभियुक्त तथा मृतक के बीच अभियुक्त की भूमि में खोदे गए कुएं को लेकर लेन देन में कोई विवाद था। तो इसमें जो अभियुक्त और मृतक थे उन दोनों के बीच कुएं के लेन देन को, कुएं खोदने के उसके जो पेमेंट को लेके, लेन देन को लेकर के एक विवाद हुआ था। जब अभियुक्त अपनी जीप से घर वापस लौट रहा था
तो दो व्यक्तियों ने हाथ दिखाकर जीप रुकवा ली तथा उसके साथी जीप के पास आ गए और उस पर अभियुक्त ने अपने रिवॉल्वर से लगातार एक के बाद एक ऐसे 3 गोलियां दागी, जिसके फलस्वरूप एक की मृत्यु हो गई। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो अभियुक्त है वो अपनी जीप से आते रहता है, तो जो कुआं खोदने वाले थे या जो भी उसके लेन देन के लिए जो दिक्कत पड़े हुई, तो उनमें से दो व्यक्ति क्या करते हैं, उसकी जीप को रुकवाते हैं हाथ दिखाकर। अब जब हाथ दिखाकर रुकते हैं तो जो अभियुक्त होता है वो क्या करता है, अपनी जो बंदूक निकालता है और मतलब अपनी रिवॉल्वर निकालता है और इस रिवॉल्वर से कंटिन्यू 3 फायर करता है। और उस 3 फायर करने के बाद जो दो व्यक्ति होते हैं उनकी एक की मौत हो जाती है। और यहाँ पे अभियुक्त क्या कहता है कि मैंने अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया था, जो का प्रयोग किया था कि अधीन प्रतिरक्षा के बचाव की मांग करने के लिए न्यायालय में कहता है। तो न्यायालय क्या कहता है कि यह अमान्य करते हुए निर्धारित करता है कि अभियुक्त के द्वारा जो लगातार 3 गोलियां चलाई जाने का जो यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है कि भाई आप अपने बचाव के तौर पे 3 गोलियां दागे हो, ये आपका बचाव के तौर पे नहीं रहती, तो यहाँ पे आप शक्तिशाली आप। और केस का नाम था ये आपका योगेंद्र मोरारजी बनाम गुजरात राज्य 1980 का। तो वैसे ही एक मामला था आपका घेनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, घेनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये आपका ये भी मामला 1980 का ही है। तो इस केस में क्या होता है कि जो मृतक ने अभियुक्त पर गोली चलाकर, देखिए आप लोग कई सारी मूवीज देखे ना, तो उसी मूवी के आधार पर एक मामला बनता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर गोली चला रहा है, ठीक है, लेकिन उसी बीच क्या करता है, जिस व्यक्ति पर वह गोली चला रहा है वह व्यक्ति उसकी पिस्टल छीन लेता है, या लड़ाई उनकी जो होती है तो उसमें पिस्टल गिर जाती है और दूसरा व्यक्ति उस पिस्टल को उठाकर उस पर गोली दाग देता है। तो यहाँ पे उसका जो कार्य है, क्या वह आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर होगा कि नहीं होगा, मैसेज में लिख के बताएं हाँ या ना। कि एक व्यक्ति आपका गोली चला रहा है, फिर से सुनिएगा, एक व्यक्ति आपका गोली चला रहा है और आप उस गोली में बचते हुए उसको मतलब कैसा भी आप मारे तो उससे पिस्टल गिर गई और उसके बाद जो पिस्टल है आप उठा लिए और आप उसको गोली मार दी, तो यहाँ पे आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है कि नहीं, पहली बात तो ये। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो क्योंकि इसके लिए क्या है कि जैसे ही आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बात करेंगे तो वो कब प्रारंभ होता है, जब आपके ऊपर युक्तियुक्त आशंका हो कि आपकी मृत्यु कारित हो सकती है या आपकी घोर उपहति हो सकती है। लेकिन जैसे ही पिस्टल आपके हाथ में आई तो यहाँ पे आपके ऊपर जो था कि जो हमले का या आपके ऊपर जो उपहति का या किसी भी प्रकार का जिससे आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जागृत होता है या शुरू होता है, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। क्यों? यहाँ पे क्योंकि आप जो हमले का जो हुआ जो ये है प्रकृति है वो बदल चुका है, ठीक है, या यहाँ पे जो खतरे की आशंका है वो बदल चुकी है। पहले आपके ऊपर खतरा था, अब सामने वाले के ऊपर खतरा है। तो जैसे ही आपके ऊपर का खतरा टला, इसका मतलब यह है कि आपका वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तो इस मामले में वही हुआ घेनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कि वह व्यक्ति जब पिस्टल उसके हाथ में आया तो उसने दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी और बाद में कहा कि मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग किया था। तो कोर्ट ने कहा कि आपका यहाँ पे जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग जो किया था वो अमान्य है और आपको इसका बचाव नहीं मिल पाएगा। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, या 102 को थोड़ा देख लेते हैं हम। तो ये 102 भी उसी से संबंधित है आपका कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो ये आपको अच्छे से समझ आई जाएगा कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ होता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध ना किया गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर की संकट की आशंका बनी रहती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा, जब आपके शरीर पे युक्तियुक्त आशंका बनी होगी हमले की, और जैसे ही वो युक्तियुक्त आशंका खत्म हो जाएगी या वो संकट खत्म हो जाएगी, आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो अगर आशंका बनी रहेगी
तो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो बना रहेगा। ठीक है, इसके लिए एक मामले को समझ लीजिए थोड़ा सा। कि मुख्तियार सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामला था 1975 का। मुख्तियार सिंह बनाम पंजाब राज्य 1975 के मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय उत्पन्न होता है जब तक कि तत्काल हमले की या उसके प्रयास की आशंका हो और खतरा बने रहने तक वह जारी रहे। हमले को असफल बनाने के लिए प्रतिरक्षा का प्रयोग किया जाना उचित होगा, लेकिन जैसे ही हमलावर को जमीन पर गिराकर उसका हथियार छीनकर उसे निहत्था कर दिया जाए तो प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय समाप्त हुआ माना जाएगा। तो जो पूर्व वाले में हम लोगों ने मामला पढ़ा पिस्टल वाला, तो जैसे ही आपके ऊपर वो गन का खतरा था तो आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो गया। ठीक, और वह तब तक बना रहा जब तक सामने वाले व्यक्ति के पास गन पॉइंट पे आप थे या उसके हाथ में गन थी। लेकिन जैसे ही उसके हाथ से वो गन गिरा, वो चाहे आपको मिले या ना मिले, लेकिन जैसे उसके हाथ से गिरा और आपको यह आशंका नहीं रहेगी, युक्त आशंका कि आपकी पर हमले की जो आशंका, जो आपके शरीर के हमले की, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही आपकी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो भी वहां पे समाप्त हो जाएगा। जैसे उस मामले में जो था कि जैसे ही उसके हाथ में वो पिस्टल आ गई, ठीक है, जो व्यक्ति था जिस पर हमला किया जा रहा था, तो उसके हाथ में पिस्टल आती गई तो उसके ऊपर का संकट तो उसी समय खत्म हो गया। तो उसके पास अब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो बचेगा नहीं। तो उन्हीं बातों को बता रहा आपका 102। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा धारा 100, 101 और 102 जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताता है। तो जो बताता है कि मृत्यु कार्य करने तक कब होगा, जो 100 में बताया गया। 101 में ये बताया गया कि मृत्यु से भिन्न कोई भी हानि के बारे में। और जो 102 है वो बताया है कि आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा, और कैसे जैसे ही आपका युक्तियुक्त आशंका खत्म होगी वैसे और संकट काल आपका खत्म होगा वैसे ही आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी।